दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे केस में है। इस केस में जब तक अपराधी को फांसी नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फांसी होने के कुछ दिन बाद जब अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आने लगी जिसने जनता को दो टुकड़ों में बांट दिया। जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ और उसे फांसी ही होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग का ये भी कहना था कि वो बेगुनाह था, किसी और ने उसको फांसा आया था, उसने ये क्राइम नहीं किया था। लेकिन इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। वेस्ट बंगाल की कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट्स नाम की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागर दास पारेख थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती मेन था। नागर दास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भावेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में ये परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा था। नागर दास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था और उनकी बेटी हेतल पारेख ऑनलाइन गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो बाजार कोलकाता में ही पढ़ता था। लेकिन पारेख फैमिली के आनंद अपार्टमेंट में आने से पहले सन 1987 में इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था और उसका नाम था धनंजय चटर्जी। उसका जन्म वेस्ट बंगाल के कुल्लू देही नामक जगह पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारेख फैमिली के यहां आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग में वहां पर ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। उधर पारेख फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागर दास और उनका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे। माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी। फिर साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम पूर्णिमा था। वह लड़की आंगनबाड़ी में एक वर्कर थी और 1200 पर मंथ की सैलरी पर काम करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से यह कहकर शादी की थी कि BSF का जवान है। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगी और अब सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागर दास की बेटी हेतल पारेख 10th क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे के समय वह अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी। उसका ICSE बोर्ड का एग्जाम था और दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद घर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वह अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वह मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदी गंदी कमेंट करता है। माँ ने अपनी बेटी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आती है और फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर जब वो आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से उसे पिक्चर देखने चलने को कहा है। इस बार हेतल की माँ को गुस्सा आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागर दास घर पर आते हैं तो हेतल की माँ यशोमती ने उनसे सारी बात बताती है। जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था वह सब हेतल के पिता को बताया और यह सब सुनकर नागर दास को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी समय सोसाइटी के हेड को कंप्लेन कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेन को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय को किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट्स में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन जब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है, धनंजय को कहीं और ड्यूटी था लेकिन वह नहीं गया और सुबह के 6 बजे वह आनंद अपार्टमेंट्स में ही आ जाता है और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। इधर एक फैमिली की बात करें तो सुबह ही नागर दास और उनका बेटा अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे तक उनकी बेटी हेतल भी एग्जाम देने के लिए चली गई और हेतल की माँ घर पर ही थी।
दोपहर में 1 बजे तक है। हेतल अपना एग्जाम देकर के घर आ जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ यानी यशोमती पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में जाती है। यानी अब शाम के 5 बजे बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी की ड्यूटी दोपहर 2 बजे ही खत्म हो गई थी। लेकिन अब शाम के 5 बजे बज रहे थे और वो अपने घर नहीं गया था और नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने वही सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपने यूनिफॉर्म को उतार कर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। उसने क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहना था। एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हेतल की माँ यशोमती मंदिर गई थी और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूं और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है। उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पारेख का घर भी इसी 3rd फ्लोर पर ही था, क्योंकि यह सन 1990 की घटना है और उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था। लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है। लेकिन वह सिक्योरिटी जी एजेंसी के लिए काम करता था। तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट आ जाते हैं और वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने बताया कि नहीं सर, वह तो नहीं आए थे, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर उससे पूछते हैं कि धनंजय कहां पर है। गार्ड कहता है कि 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है। तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्ला कर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूं। और धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उसे कहते हैं। मैनेजर धनंजय से पूछते हैं कि तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम वहां क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। उनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है और फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं और 5:50 के आसपास हेतल पारेख की मां मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती है। वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती है और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। इसके बाद वह थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब कहीं बाहर बेल बजाने के नहीं खुला तो वह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर ही दिल की मां दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वह अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग और उनके घर के सर्वेंट भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट जाता है और हेतल की मां घर के अंदर जाती है। साथ में कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर मैं अपने रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की मां ने तुरंत अपने पति नागर दास को टेलीफोन के जरिए कॉल करके हेतल के बारे में बताया। नागर दास और शीतल के भाई तुरंत अपने घर पर आते हैं और धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई और हेतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस घर की छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो किसी शर्ट का लगता था और एक गले की चेन मिलती है। इनको देख सर्वेंट में काम करने वाले एक सर्वेंट पर क्लेम किया कि यह चेन उसकी है और यहां आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गई थी। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलते हैं, जैसे खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी,
जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी लेकिन वह नहीं गया और वह यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका ही हाथ होगा और पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास देखा जाता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता और जब हेतल की मां से पूछताछ की जाती है तो हेतल की मां ने भी वही बताया जो उसके पिता ने बताया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कल शाम को मंदिर से वापस घर आई तो लिफ्ट मैंने मुझे बताया था कि उस धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। शीतल की मां ने यह भी बताया कि उनके घर से घड़ी भी गायब हुई है। शायद धनंजय घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। लेकिन जब लिफ्टमैन से पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में नहीं, उसको लिफ्ट से नीचे आते वक्त देखा था। पुलिस पूछती है कि वह कितने बजे ऊपर गया। पुलिसमैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, उस समय में वॉशरूम में चला गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, हेतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि उनसे लिफ्ट मैंने कहा था कि धनंजय को उसने उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को लिफ्टमैन खुद बोल रहा है कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया था तो यह वॉशरूम में चला गया था। इसका मतलब है कि एयरटेल की मां झूठ बोल रही थी। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। उस गार्ड ने बताया कि 5:25 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहां पर आ गए तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे और धनंजय तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया जाता और उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था लेकिन वह नहीं गया क्योंकि उसके कुछ थे। उसके घर पर किसी बच्चे की जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गांव जाना था। उसने सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था और वह अपने बैग को अपनी ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान ये था कि वह यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव के लिए निकल जाएगा। लेकिन गांव जाने में अभी थोड़ा समय था तो कुछ घंटे वह बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वह किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वह अपने गांव के लिए निकल गया। हेतल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें यह पता चला कि हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे। लेकिन इन सबसे पहले हेतल का गला घोंटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी शारीरिक संबंध बनाए जाने का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कहीं और इंजरी थी और कहां पर चाकू का निशान थे। 5 मार्च को यह घटना घटी थी और 12 मई को यानी 2 महीनों के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को कपड़ा भी मिल जाता है जिससे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था और वह घड़ी भी मिल गई थी जो उसने पारेख फैमिली के घर से चोरी की थी। अब आपके दिमाग में ये कहानी घूमने शुरू हो गई होगी कि धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, उसने हेतल को मारा होगा और जब उसके कपड़ों के छिलके आए होंगे तो उसने कपड़े बदल लिए होंगे क्योंकि वह अपने कपड़ों का बैग साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने गाड़ी चोरी की होगी और फिर यह सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। यही कहानी उस समय भी लोगों की जबान पर थी और यही कहानी मीडिया में चल रही थी और सबको यही लगने लगा था कि पहले तो हेतल के साथ धनंजय ने हेतल के साथ रेप किया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लगे थे। फिर यह केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम से मिले थे वह सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, यानी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसको हेतल के अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए देखा हो या फिर बाहर आते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वह पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट की थी और जो क्रीम कलर का बटन मिल धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर की शर्ट से मैच कराया गया। लेकिन फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि यह बटन इसी सेट है या नहीं और फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और जितने भी गवाह मिले थे वह सब के सब कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं।
पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसकी चेन हेतल के घर पर मिली थी, वह आदमी कहता है कि मैंने वह चेन धनंजय को गिफ्ट दी थी और जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तो वह चेन वहां गिर गई होगी। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इस सब के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, उसको नहीं मारा है, और उसने कहा था कि वह तो किसी के कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वह बार बार यही कहता रहा था। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को देखकर और धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया, वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट तक चला और यहां पर भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि यह सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने तो एक ही नियत क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहा कि वह बेकसूर है, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को प्रेसिडेंट के पास मसी पेटिशन भेज दी, जिस वजह से फांसी की डेट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट धनंजय की मसी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। यह तो जाहिर सी बात थी कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है, उसको मासी कैसे मिल सकती थी। मसी पेटिशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख, टाइम और जगह ये सब तय किया गया और वहां 15 अगस्त सन 2004 सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। लेकिन जब धनंजय की फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग टेस्ट करने लगे कि किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने, लेकिन इन सभी प्रोडक्ट का किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ। और जब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ वाले उठाते हैं, उसे नया लाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए गए थे, नेहला कर उसे नए कपड़े दिए गए थे। उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर लेकर जाते हैं और जाते हुए धनंजय पुलिस वाले से यह पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद भी यह इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? लेकिन पुलिस वाला उससे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब ये लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद थे और फिर धनंजय को नाता मलिक जल्लाद को सौंप दिया गया। धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है, इसका घर और परिवार सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और धनंजय ने वहां खड़े लोगों से यह भी कहा था कि मैं गुनहगार नहीं हूं और मैंने कत्ल किया है, मुझे तो बताया गया है, मैं एक गरीब इंसान हूं, तो मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर धनंजय के पास जाते हैं, यह देखने के लिए कि वह मर गया है या फिर जिंदा है। जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला गया। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सबको यही लगता था कि धनंजय क्रिमिनल था। और फिर जेल नोटिस नहीं धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस खत्म हो गया था। आप सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल पारेख के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि लोग उसको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे। किसी की कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसे ठीक कर देता था या फिर उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था। और इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उसने कभी ये तेल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वह तो वहां किसी से बात भी नहीं करता था। वह तो अपने काम से काम रखा था। जब कोई उस किसी काम के लिए बोला था तो तभी वो उनसे बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ी, और यह कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त तक धनंजय ये कहता रहा था कि वह निर्दोष है, उसने कभी अपना गुरु स्वीकार नहीं किया था। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के दोष कॉलेज ने इस केस का एनालिसिस करके कुछ नए तथ्य सामने रखे।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान या कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे, लेकिन वह चाकू भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और अगर बात है गवाहों की, एक दूसरा गार्ड था जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे जाकर देखा था। एक और व्यक्ति था, एक लिफ्टमैन, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलटा। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, यानी फैंसी, यानी अगर वहां से कोई नीचे जाकर तो नीचे वाला आदमी उसे देख नहीं सकता था। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्ट मैंने बताया कि अब समय 4:10 हो रहा था। और यह कि जब गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में शीतल वाले फ्लो पर गया और 5:45 पर बाहर भी आ गया, यानी इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए नैन्सी के पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी दिया था और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और कई चीजें भी, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी मैच नहीं हुए थे। और फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए, लेकिन कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल यह भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी, तो हेतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया? जब हेतल की मां घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था? और हेतल चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा? एक बात यह भी पता चली थी कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अदालत में ध्यान नहीं दिया गया। ऑफिशियल कहानी कि शीतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास, जबकि वह पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया? और कई बार वह ट्रायल में भी नहीं आई। और फिर जल्दी ही है चल के पिता और भाई ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ शिकायत की बात की गई थी, उसकी कॉपी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया, उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत नहीं। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय था, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, और वह बात यह है कि न्याय इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान का बनाया कौन से है। इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं होता। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन अगर सावधानी से ना किया जाए तो किसी गुनाहगार और किसी बेगुनाह को फांसी, क्योंकि कानून इंसानी सिस्टम है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इंसान का बनाया है, परफेक्ट नहीं हो सकता। और यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात का भी ध्यान रखा। इसलिए कानून का मूल भाव यह माना गया कि गलती से गुनाहगार छोड़े जाए तो ये फिर भी स्वीकार्य होगा, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए ये कतई स्वीकार्य नहीं। और आशी के केस में तो ये सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा ने गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या हार जाना मिल सकता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर आप उसे वापस नहीं कर सकते। इसीलिए फांसी की सजा देते समय यह ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो। साथ ही ये तय करना भी जरूरी है कि किसी भी रीजनेबल डाउट से परे हो, कोई भी लॉजिक का सवाल बाकी ना रहे कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, जिस पर दोष हो साबित होना जरूरी है, उसी ने ही किया होगा या नहीं। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं।
दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को नुकसान दुखाना करना नहीं है, बल्कि किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।